जय हिंद भाई, सत श्री अकाल। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। और आज का जो सेशन है हमारा वो है 13वां मानसिक अभिरुचि, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। और एक बात याद रखिएगा कि इलेक्शन समाप्त होने वाला है और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत पास आ रहा है, ठीक है। तो किसी न किसी तरीके से आप टाइम निकाल कर सबसे पहले रीजनिंग तैयार करिए, उसके बाद हिंदी और फिर मैथ, इस पर फोकस करिए। और इन तीनों सब्जेक्ट पर अगर सही से फोकस करते हैं तो यह मान के चलिए कि आराम से उत्तर प्रदेश पुलिस में हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, डिजिटल प्रौद्योगिकी के कारण व्यापार के उत्कृष्ट अवसर पैदा हुए हैं, लेकिन लेकिन लिखा है यहाँ पर एक चीज़, लेकिन डसने यानी डसने का मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर सूचना सुरक्षा के लिए भी चिंता बढ़ा दी है। चलिए थोड़ा मिस्टेक होगा यहाँ पर, ये साफ साफ समझ लीजिए, डिजिटल प्रौद्योगिकी के कारण व्यापार के उत्कृष्ट अवसर तो पैदा हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं सूचना सुरक्षा के लिए भी चिंता बढ़ा दी है। साइबर अपराधों के उभरते रुझानों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? यानी यानी कहने का जो मतलब है कि इस समय डिजिटलीकरण है, ठीक है। यानी हर एक जो कार्य है वो डिजिटल हो गया है, ठीक। तो कहीं न कहीं अपराध भी बढ़ेगा, और अपराध जो बढ़ेगा वो सूचना आईटी सेक्टर से बढ़ेगा, आईटी विभाग से बढ़ेगा। तो इसमें कौन-कौन से ऐसे अपराध हैं जो इसमें शामिल हो गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है हैकिंग हैकिंग और दूसरा क्या है स्नैचिंग, और तीसरा है फिशिंग, फिर है पिक पॉकेटिंग, और क्या है आइडेंटिटी थेफ्ट। तो अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, तो हैकिंग तो आप जानते ही होंगे, किसी भी कोई भी आप जो है ऑनलाइन सेक्टर में आप जो है किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं तो वो आपके डाटा को चुरा लेता है, चुरा लिया जाता है, ठीक है। दूसरा है स्नैचिंग। अब स्नैचिंग है यहाँ पर, और एक है फिशिंग। तो स्नैचिंग में कुछ नहीं है, यहाँ पर एक तरीके से चोरी से संबंधित है, और मतलब कि जो चोर हैं और उनके द्वारा जो है कोई चोरी की जा रही है, तो वहाँ स्नैचिंग हो गया। और क्या है फिशिंग है। तो यहाँ पर समझिएगा इस समय ये स्नैचिंग का मामला नहीं, स्नैचिंग का मामला ऑफलाइन में ज़्यादा रहता है, ऑनलाइन की बात कर रहा है, ये आईटी सेक्टर की बात कर रहा है। तो हैकिंग तो यहाँ पर तो सही है, पहला नंबर तो सही है कि ये हो सकता है। फ़िशिंग क्या होता है? फ़िशिंग का मतलब है कि आपको आपको ऑनलाइन माध्यम से, आईटी विभाग के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से और किसी अन्य कई प्रकार से जो आपसे फ्रॉड किया जा सकता है। आपसे ओटीपी लेकर, आपको गलत वीडियो दिखाकर, अश्लील वीडियो दिखाकर, ठीक, आपको फँसाया जा सकता है, ठीक है। आप यानी कहने का मतलब है इसमें इसे हनी ट्रैप भी कह सकते हैं, और फ़िशिंग कहते हैं किसी तरीके से आपको अपने जाल में फँसाना। यानी आपको बताया जाएगा कि आप जो है 1 लाख रुपए जीत गए हैं, और जो है अपना ये डॉक्यूमेंट भेज दीजिए और ये ऐसे ओटीपी शेयर कर दीजिए, तो ये सब जो है फ़िशिंग में आ जाएगा। दूसरा है पिक पॉकेटिंग। तो पिक पॉकेटिंग कहीं न कहीं यहाँ पर पॉकेट काटने के संबंध में है, यानी चोरी करने के संबंध में है। और आइडेंटिटी थेफ्ट यानी चोरी का पहचान, और वैसे तो ये होता है, लेकिन यहाँ पर जब कूट हम देखते हैं तो इसमें ये 2 फर्स्ट और थर्ड मिलने चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड जो है पहले वाले में भी मिल रहा है, तीसरे वाले में भी मिल रहा है, और किसी में तो मिल नहीं रहा है फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट थर्ड होगा, और उसके साथ में देखिए स्नैचिंग और पिक पॉकेटिंग ये ऑनलाइन संबंधित नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी थेफ्ट जो है, किसी की पहचान, ठीक है, किसी की पहचान, और क्या बोलते हैं उसकी जो जानकारी, ऑनलाइन डाटा निकालना, ये 5th नंबर भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो इसका आंसर होगा वो सी नंबर एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन फूट डालो राज करो की नीति पर आधारित था। भारत के राष्ट्रपति एकीकरण के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। निम्नलिखित में इस एक को छोड़कर अंग्रेजों की अन्य सभी प्रथाओं ने भारतीय सांप्रदायिक सद्भाव में विद्वान
डाला। तो इसमें कौन सा आंसर है जो एक को छोड़कर बाकी तो है, ठीक है, तो वो कौन सा है जिसे छोड़कर, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है उन्होंने धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा किया, एकदम से। उन्होंने अमीर गरीब ग्रामीण शहरी उच्च नीच वर्ग किया, ये भी सही जो इस समय किया जा रहा है। उन्होंने भाषाई मतभेद सांप्रदायिक जाति और क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया। उनकी नीतियों के खिलाफ आक्रोश ने सभी भारतीयों के बीच एकता और सद्भाव की भावना बनाई। तो अब यहाँ सुनिएगा, भारत में अगर किसी को भी राज करना है या किसी को भी शासन चलाना है, आज के भी टाइम में यही चल रहा है, तो सबसे बढ़िया उनके पास उपाय है, धर्म के आधार पर लड़ाई करवा दीजिए। तो धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम करवा दीजिए, तो सबसे आप भारत में सबसे बढ़िया राज कर सकते हैं। तो यहाँ पहला आंसर तो एकदम सही है कि यह इसके अंतर्गत अंग्रेज भी करते थे ऐसा। जो पहले अंग्रेज कर गए हैं वो अब किया जा रहा है, अपने देश में भी हो रहा है। जो पहले अंग्रेज अपने देश में करके चले गए हैं, हमको गुलाम बना के हम लोग को चले गए, और फिर उसके बाद अब हम जो है अब नेता लोगों के माध्यम से समझ लीजिए गुलाम बने हुए हैं। पहला आंसर एकदम सही है कि ये अंग्रेजों के मतलब अंग्रेज यह नीति अपनाते थे। तो ये इसमें ये पूछ रहा कौन सी नीति इसमें शामिल नहीं, तो पहला तो शामिल है। उन्होंने अमीर गरीब ग्रामीण शहरी ऊंच नीच ये भी किया। उन्होंने भाषाई मतभेद उत्पन्न किया, और क्या उनकी नीतियों के खिलाफ आक्रोश ने सभी भारतीयों के बीच में एकता और सद्भाव की भावना पैदा की, तो एकदम गलत है, ये इसमें नहीं आता है। और बाकी सब शामिल है, ठीक है, ये अलग है, बाकी सब इनकी नीतियों में शामिल है। तो ये इनकी नीतियों में आता है, ये इनके नीतियों में आता है, और ये नीतियों में नहीं आता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है यह पाया गया है कि मेट्रो ट्रेन में नेत्रहीन यात्री अक्सर अपने स्टॉप में उतरने से चूक जाते हैं और दोबारा अपने मार्ग में वापस आने के लिए बड़ी असुविधाओं का सामना करते हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा ऐसी समस्याओं को निम्नलिखित में से किस तरीके से हल किया जा सकता है। आप देखे होंगे ट्रेन में जब आप यात्रा करते हैं तो बहुत से ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो नेत्रहीन हैं और उनको दिखाई नहीं देता, तो उनको जहाँ उतरना है वहाँ ना उतर के दूसरे स्टेशन चले गए या कहीं और उतर जाते हैं। तो इससे इससे कैसे मतलब हल किया जाए, इसका तरीका क्या है। तो लिखा ट्रेन में नेत्रहीन यात्रियों की सुविधाओं के लिए अगला स्टॉप की श्रव्य घोषणाएं उपलब्ध कराएं। यानी कहने का मतलब है कि अगला स्टेशन कौन सा है, और वो स्टेशन का नाम सुनते ही अगर कोई नेत्रहीन है तो वो उतर जाएगा वहाँ। लेकिन जब अनाउंसमेंट ही नहीं होगा तो वो कहाँ से उतरेगा। तो यहाँ पहला उम्मीद है कि सही हो सकता है। दूसरा पढ़ते हैं क्या लिखा है अधिकारियों को तुरंत नेत्रहीन यात्रियों को स्वतंत्र रूप से ट्रेनों का उपयोग करने से रोकना चाहिए। नहीं हो सकता भाई, गलत बात है। यात्रियों के लाभ के लिए स्टेशनों पर अगला स्टॉप की श्रव्य घोषणाएं उपलब्ध कराएं। यात्रियों के लाभ के लिए स्टेशनों पर अगला स्टॉप की श्रव्य घोषणाएं उपलब्ध कराएं, तो यात्रियों के लाभ की बात कर रहा है। अधिकारियों द्वारा सभी नेत्रहीन यात्रियों को एक क्या है स्टॉक टेस्ट के साथ विशेष ट्रेन उपलब्ध होती है। ये विशेष ट्रेन इनके लिए स्पेशल चलाया जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पहला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके पीछे कारण ये है कि ट्रेन में नेत्रहीन यात्रियों की सुविधाओं के लिए अगला स्टॉप कौन सा है उसकी घोषणा अनाउंसमेंट ट्रेन में कराया जाए, ठीक है, श्रव्य घोषणाएं उपलब्ध कराएं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन है मैरी को एक अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी में क्वालिटी इंश्योरेंस टीम का प्रबंधन करने के लिए भर्ती प्रक्रिया के कई दौरों के माध्यम से सफलता मिली है। इस नौकरी के लिए 3 महीने में एक बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की आवश्यकता होती है। वह अपने नियोक्ता को पहले से बता देना चाहती थी, इसलिए उसने उन्हें सूचित किया कि वह 3 महीने की गर्भवती है। साक्षात्कार पैनल उसके उत्तरों से बहुत खुश था, लेकिन उसके आश्वासन के बावजूद कि वह एक न्यूनतम पैरेंटल लीव लेगी, चयन का फैसला उसके विरुद्ध किया क्योंकि वह ... यहाँ पर अब आंसर देना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो गर्भवती थी, अक्षम थी, जटिल थी, अनुभवहीन थी, तो यहाँ आपको बताना है क्या आंसर होता है। तो देखिए
यहाँ पर उनको चयन प्रक्रिया से बाहर रखा गया, तो इसके पीछे गर्भवती थी, अक्षम थी, अनुभवहीन थी, जटिल थी। तो ये तो देखा जाए तो सब कुछ सही हो सकता है। और इसका जो आंसर है, तो एक बात थोड़ा समझना पड़ेगा, इसके इस नौकरी के लिए 3 महीने में एक बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा आवश्यक, तो ठीक है। वो अपने नियोक्ता को पहले से बता देना चाहती थी कि इसलिए कि उसने उन्हें सूचित किया कि वह 3 महीने की गर्भवती है। साक्षात्कार पैनल उनके उत्तरों से बहुत खुश था, लेकिन उसके आश्वासन के बावजूद कि वह एक न्यूनतम पैरेंटल लीव लेगी, चयन का फैसला उसके विरुद्ध किया, क्योंकि वह गर्भवती थी, अक्षम थी, अनुभवहीन थी या जटिल थी। तो यहाँ पर आंसर इसका जो है सटीक यूपीपी में नहीं माना गया है कि इसका कोई भी सही है, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि मैरी के चयन का फैसला उसके विरुद्ध हुआ है, क्योंकि उसके चयन में गर्भवती और अक्षमता और अनुभवहीन, जटिल इत्यादि कुछ भी बाधक हो सकता है। ठीक है भाई, इसलिए हम कन्फर्म नहीं कह सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हमको क्लियर नहीं है, तो हम इसका जो आंसर लिखेंगे, यह लिखेंगे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, तलाक लेने वाले दंपति के सामने बच्चे की कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में अदालत सामान्यतः इस आधार पर निर्णय लेती है। तो आपको बताना होगा कि किस आधार पर लेती है, कि पिता की स्थिति, माँ की स्थिति, वकील की दलीलें या बच्चे का सर्वोत्तम हित। तो देखिए यहाँ पर वकील जो है यहाँ पर जो है न्याय विभाग निर्णय जो लेती है, इस मतलब कि अगर मान लीजिए कि तलाक हो रहा है और तलाक में जो है अब बच्चा किसकी तरफ रहेगा, माँ की तरफ रहेगा या फिर पिताजी की तरफ रहेगा, तो ये फैसला अदालत तब उस स्थिति में लेती है कि पिता की स्थिति में, कि माँ की वकील के आधार पर, तो बच्चे की सर्वोत्तम हित जहाँ पर होगा उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि बच्चे को किधर रखना है। ठीक है, तो ये आंसर इसका डी नंबर सही है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, डेविड ने व्यावसायिक दस्तावेजों पर अपने भाई के जाली हस्ताक्षर किए हैं और उससे मोटी रकम की ठगी की है। डेविड के भाई ने निम्नलिखित में से किस तरीके से स्वयं को ठगे जाने से रोका। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उसका कोई एक भाई है और अपने भाई के साथ में ही गद्दारी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि किस तरीके से वह जो है अब ठगी से बच सकता है। ठीक, पहला ऑप्शन है अपने व्यवसाय में कामों और क्या है दोहरे नियंत्रणों का अलग अलग करके, ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। लिखा है अपने व्यवसाय में कामों और दोहरे नियंत्रणों को अलग अलग करके। ठीक, दूसरा है मालिक को सभी चेकों पर हस्ताक्षर करने और सभी लेन देनों को स्वीकृति देनी चाहिए। तो मालिक को सभी चेकों पर हस्ताक्षर करने और सभी लेन देनों को स्वीकृति देनी चाहिए, ये भी हो सकता है। दूसरा है चेक बुक को सुरक्षित रखने के लिए एक सिस्टम बना, ये भी हो सकता है। लिखावट में कई बदलाव के साथ एक जटिल हस्ताक्षर करने चाहिए, एकदम सही। अगर जटिल नहीं करेंगे तो कोई भी हस्ताक्षर बना देगा। तो इसके सभी हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो है फ्रॉड को रोका जा सकता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पंकज के पास भारत में लिखा है MBBS और MD की डिग्री है। वह नौकरी खोजने के लिए अमेरिका चला जाता है। अब नौकरी खोजने के लिए अगर अमेरिका जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है वह नौकरी खोजने के लिए अमेरिका चला जाता है। हालांकि अमेरिका में उसकी भारतीय योग्यता को मान्यता नहीं मिली है और उसे नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है। तो नौकरी मिलने के लिए पंकज को क्या करने की आवश्यकता है, अब सोच के बताइए, सिंपल कहानी। ठीक, ऑप्शन है भारत वापस जाए और अपनी पुरानी नौकरी करे, अन्य नौकरी ढूंढे और जो मिले उसे स्वीकार कर ले, कड़ी मेहनत से अध्ययन करे तथा कोशिश कर स्थानीय परीक्षा पास करे ताकि उसे वह मान्यता मिल सके जिसे उसकी ज़रूरत है। तो भाई मान लीजिए कि आपने यहाँ से MBBS की डिग्री ले लिया है, लेकिन विदेश में मान्य नहीं है, तो विदेश में वो मान्य कैसे होगा। तो उसके लिए वहाँ पर कोई स्थायी परीक्षा होती होगी, उसे पास करिए और कड़ी मेहनत करिए, और अगर उसमें सेलेक्ट होते हैं तो जो है आप जाहिर सी बात है वहाँ पर जो है अपनी योग्यता के अनुसार काम आपको मिल ही जाएगा। तो ये सही है, कड़ी मेहनत से अध्ययन करें तथा कोशिश कर स्थानीय परीक्षा पास करें ताकि उसे वह मान्यता मिल सके जिसकी उसे ज़रूरत है।
तो ये वाला आंसर सही है। भारत लौटे और अमेरिका में नौकरी पाने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए एक और मेडिकल डिग्री प्राप्त करी, एकदम गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है जैन एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो भारत में लैंगिक समानता लाने की दिशा में काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम उसकी मदद करेगा? तो लैंगिक समानता लाने की दिशा से, लैंगिक समानता का मतलब है कि जो हम आज समाज में देखते हैं तो लोगों की चाहत ये बन गई है कि अगर बच्चा पैदा हो तो ज़्यादातर लोगों की यही सोच है कि लड़का हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर सब यही सोचेंगे कि लड़का ही पैदा हो और लड़की ना हो तो लैंगिक असमानता भी होगी, लैंगिक असमानता होगी तो समाज का बैलेंस बिगड़ेगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि लैंगिक समानता बना रहे और लैंगिक समानता जो है के पीछे कई व्यक्ति जो है कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई हैं लेडी और वो कार्य कर रही हैं। अब वो कार्य कर रही हैं तो इसमें उनके लिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मददगार होगा, ठीक। तो लड़कियों को मोबाइल और अन्य प्रकार की तकनीकी का उपयोग करने की अनुमति ना दें, ठीक है। निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या करना है, सुनिश्चित करें कि इस पर विचार किया जाए। बाल विवाह को प्रोत्साहित करें और विवाहों को दहेज को स्वीकार, गलत है। महिलाओं को शक्ति से जुड़े पदों को लेने से हतोत्साहित करें जहां महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानून बनाने में मदद कर सकती है। तो नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। तो लिखा है निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या करना है, सुनिश्चित करें कि इस पर विचार किया जाए। तो ये एकदम सही है, बी नंबर हो सकता है। बाकी पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। अब यहाँ पर यह समझना था कि निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या करना है, सुनिश्चित करें कि इस पर विचार किया जाए, ठीक है, ये हो सकता है। अगला है पारुल में निर्णय लेने का कौशल अच्छा है और उच्च स्तरीय व्यवहार के साथ उसका चरित्र उत्कृष्ट है। वह बहुत साहसी होने के साथ साथ बुद्धिमान है और आसानी से नस्ल, धर्म, लिंग, राजनीतिक स्थिति, धन, रिश्तों से प्रभावित होती नहीं है। वह बहुत अच्छे संप्रेषण कौशल के साथ एक अच्छी श्रोता भी है। पारुल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशा है, शेफ का, डॉक्टर का, लॉयर का या जज का? कौन सा पेशा इसमें वो उसके लिए सही बनेगा, सही रहेगा? तो देखिएगा, पारुल में निर्णय लेने का कौशल है। अब निर्णय लेने का अगर जिसमें कौशल होगा, किसी भी चीज़ के लिए मतलब निर्णय लेने की क्षमता जिसमें हो, और उच्च स्तरीय व्यवहार, चरित्र भी अच्छा और बहुत साहसी, बुद्धिमान और आसानी से नस्ल, धर्म, लिंग, राजनीतिक स्थिति, धन, रिश्तों से प्रभावित होती नहीं है, ठीक है। वह बहुत अच्छे संप्रेषण कौशल के साथ एक अच्छी श्रोता भी है, यानी दूसरे की बातों को सही से समझती है और समझती भी है, बुद्धिमान भी है और उसके में जो है अच्छा कौशल है। तो सेफ तो बनने से नहीं रही, डॉक्टर भी नहीं, सेफ डॉक्टर उम्मीद भी है, लॉयर या फिर जज। तो यहाँ ये सब क्वालिटी किसमें देखा जा सकता है, तो एक जज में देखा जा सकता है। तो ये भी सही है, जज भी हो सकता है, हाँ ठीक, जज ही है सही, क्योंकि डॉक्टर तो ठीक है लेकिन इसमें जो है कई जिस तरीके से बातें बताई गई हैं उस हिसाब से जज के लिए सही है। अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, लास्ट। लिखा है हैरिसन एक एम्बुलेंस चालक है। ड्राइविंग करते समय वह निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत है। अब वो क्या है, तो यहाँ पर ये बताना है क्या है। पार्किंग स्थानों के बारे में चिंता किए बिना पार्क करना या खड़ी करना, एक रेड सिग्नल, स्टॉप सिग्नल या स्टॉप साइन पर आगे बढ़ जाना, मानव जीवन को खतरे में डाले बिना गति सीमा से अधिक जाना, जब वह ऑफ ड्यूटी हो तो आपातकालीन रोशनी और सायरन के साथ ड्राइविंग करे, एकदम सही। यहाँ लिखा है हैरिस एक एम्बुलेंस चालक है तो उसका दुरुपयोग नहीं करे वो, ठीक है। सुनिए, ड्राइविंग करते समय वह निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर अन्य सभी कार्य के लिए अधिकृत है। कौन? पार्किंग स्थानों के बारे में चिंता किए बिना पार्क करना या खड़ी करना, ठीक। यहाँ लिखा है एक को छोड़कर अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत है, तो इसके लिए अधिकृत नहीं। जब वह ऑफ ड्यूटी हो तो आपातकालीन रोशनी और सायरन के साथ क्या है, ड्राइविंग करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये चौथा हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये है पार्किंग स्थानों के बारे में चिंता किए बिना पार्क करना या खड़ी करना, एक रेड सिग्नल, स्टॉप सिग्नल या स्टॉप साइन पर आगे बढ़ जाना,
मानव जीवन के खतरे में डाले बिना गति सीमा से अधिक जाना, तो ये सब उसमें क्या आता है, उसके जो है अधिकार में आता है, लेकिन ये उसके अधिकार में नहीं है। तो डी नंबर है आंसर एकदम सही। ठीक है, तो भाई 10 क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन और आपको जो हैं प्रोवाइड कराएंगे। ये 13वां सेशन था और इससे पहले कई वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने नियम पढ़ाए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम के लिए केवल रीजनिंग है, जो मानसिक अभिरुचि हम देखते हैं 17 क्वेश्चन आते हैं, 15 से 17 क्वेश्चन। तो भाई इसे तैयार कर लीजिएगा और बाकी क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।